न्यूज 18 की खबर का डिप्टी सीएम ने संज्ञान लिया है। आपको बता दें कि पेपर लीक मामले में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने रिपोर्ट तलब की है। यूनिवर्सिटी के वीसी से मांगी है रिपोर्ट। उन्होंने पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है और जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही गई है। तो न्यूज 18 ने आज पूरे दिन इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था कि किस तरीके से पेपर लीक हुआ, उसके बाद तमाम हंगामा हुआ है और इस खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया। इसका असर अब हुआ है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रशांत पांडे बने हुए हैं। प्रशांत, किस तरीके से न्यूज 18 की खबर का असर हुआ, क्या कुछ डिप्टी सीएम ने कहा है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री ने लखनऊ विश्वविद्यालय से पूरी विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, उसके बाद उसके आश्वासन के बाद ही डिबेट के बाद जो न्यूज 18 पर डिबेट दिखाई गई, उसको प्रमुखता से देखते हुए छात्र संगठनों ने कुलपति आवास का जो घेराव किया तो उस आंदोलन को बंद किया। अब उनके मन में भी एक आस है, चूंकि स्वयं सरकार का हस्तक्षेप हुआ है न्यूज 18 की खबर के बाद, तो कहीं ना कहीं इससे छात्र भी काफी ज्यादा खुश है कि अब उनको न्याय मिलने की उम्मीद है। जो पेपर पे अटकनें बनी हुई थी कि पेपर देना है या नहीं देना है, विस्तृत रिपोर्ट के बाद राज्य सरकार ने भी कहा है कि हम छात्रों के हक में फैसला देंगे और कोशिश करेंगे कि छात्र हित कहीं ना कहीं से भी प्रभावित ना हो। बिल्कुल, इसमें और भी बातों का ध्यान रखा जाएगा। जो दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, जो प्रोफेसर इसमें संलिप्त पाए जाएंगे उनके ऊपर काफी ज्यादा कड़ी कार्रवाई हो। कॉलेज प्रशासन, जो सिटी कॉलेज का बार बार नाम आ रहा है, उसके विरुद्ध कई कठोरतम कार्रवाई की जाए। और सबसे बड़ी बात है, जो ऋचा मिश्रा का नाम आया है उसके खिलाफ कार्रवाई करने की, जिससे एक स्पष्ट संदेश दिया जा सके। जो छात्र बार बार ये मुद्दा उठा रहे हैं कि 3000 हम छात्र हैं और एकमात्र विद्यार्थी के लिए जो पूरी न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। इसके लिए बाकायदा डिबेट हुई और डिबेट को जब सीएम ने देखा, डिप्टी सीएम ने देखा, उसके बाद इस पूरे मामले में उन्होंने संज्ञान लिया। रिपोर्ट मांगी गई है, कुलपति से पूरी रिपोर्ट मांगी है, शासन ने रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट आ जाने के बाद फिर उसमें करते हैं, कार्रवाई होगी और अगर कोई संलिप्त है तो कार्रवाई से बचेगा नहीं। सभी 18 पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कर दी है। कोर्ट फैसले से साफ है कि अब राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का 9 नवंबर वाला फैसला ही मान्य रहेगा। तो आपको बता दें कि अयोध्या मामले में जो तमाम अर्जियां लगाई गई थी उनको खारिज कर दिया गया है। अयोध्या में राम मंदिर का रास्ता कुल मिलाकर साफ हो गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सभी 18 पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कर दी है। वहीं कोर्ट फैसले से अब ये साफ हो चुका है कि अब राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का 9 नवंबर वाला फैसला ही मान्य रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने उसे एंटरटेन नहीं किया और रिजेक्ट कर दिया। अभी तो कोई और लगता है, कह तो रहा हूँ मैं कि बगैर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट के मशवरे के आइंदा के बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। अभी देखिए, मैं किसी को कुछ कहना नहीं चाहता। मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि जो है सुप्रीम कोर्ट ने, केंद्र सरकार ने जो भी डिसीजन लिया उस पर अमल करे। कल भी हम कह रहे थे, आज भी कह रहे थे और 9 तारीख को भी कहा है। जो कोर्ट ने कहा, वो जो किया है वो हिंदू मुसलमानों के लिए बिल्कुल ठीक किया है। कोर्ट अपना फैसला जो कुछ दे चुका है उस पर अमल किया जाए। हम कल भी कहते रहे, आज भी कहते हैं। देखिए, आज जो 18 पुनर्विचार याचिका खारिज हुई हैं, ये आप लोगों के हवाले से खबर आ रही है। अभी सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे ऐसा कोई ऑर्डर अपलोड नहीं किया गया है, पर जैसा कि आप बता रहे हैं, अगर ऐसी सिचुएशन है तो उसको हम वेलकम करते हैं। और इसी बीच बड़ी खबर दिल्ली से, जहां विनय कटियार को जान से मारने की धमकी दी गई है। बीजेपी से राज्यसभा सांसद रह चुके हैं कटियार, राम मंदिर आंदोलन से भी जुड़े रहे हैं और अक्सर विनय कटियार के बयान भी सामने आते रहते हैं। तो दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू थाने में कटियार ने इस बाबत FIR दर्ज कराई है। तो दिल्ली में विनय कटियार जान से मारने की धमकी मिली है। बीजेपी से राज्यसभा सांसद रह चुके हैं और अक्सर राम मंदिर को लेकर अपनी बयानबाजी भी लगातार नजर आई थी उनकी। पीएम मोदी के कानपुर दौरे से पहले सीएम योगी आज कानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पीएम के दौरे को लेकर तैयारियों का जायजा लिया है। सीएम योगी ने गंगा किनारे का सर्वेक्षण किया। इसके बाद सीएम योगी अटल घाट पहुंचे, जहां उन्होंने गंगा में बने प्लेटफॉर्म पर भी सेल्फी ली। आपको ये बता दें कि पीएम मोदी 14 दिसंबर को कानपुर के दौरे पर आएंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 14 दिसंबर को कानपुर दौरा है, जिसको लेकर आज एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंचे। उन्होंने जहां एक और घाटों का निरीक्षण किया तो वहीं विकास कार्यों का भी जायजा लिया। वो नाला जिसने पूरे भारत में बदनामी करा के रखी थी, उसको लेकर भी आज उन्होंने अपनी गंभीरता दिखाई। वो नाला पूरी तरीके से बंद हो चुका है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री प्रसन्न दिखे और जिसे सेल्फी पॉइंट घोषित किया था, उसमें पहली सेल्फी मुख्यमंत्री ने आज यहाँ से ली। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रारंभ किए गए नमामि गंगे मिशन के कारण यह सीसामऊ नाला पूरी तरह टेप हुआ है। यहाँ का पूरा सीवर एसटीपी में डाइवर्ट किया गया है और आप देख रहे होंगे इस नाले में एक भी बूंद सीवर अब गंगा जी में नहीं गिर रही है। और खासकर शहर वासियों के लिए अब वो सेल्फी पॉइंट खुल चुका है। मगर 14 दिसंबर के बाद जब प्रधानमंत्री निकलेंगे तो लोग उसमें सेल्फी भी ले सकेंगे। जहां एक और मुख्यमंत्री ने अपनी प्रसन्नता जाहिर की तो वहीं उन्होंने इस बात को भी मीडिया से साझा किया कि अब ये गंगा का पानी आंच में लेने के योग्य है। अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रारंभ किए गए नमामि गंगे मिशन के कारण यह सीसामऊ नाला पूरी तरह टेप हुआ है। यहाँ का पूरा सीवर एसटीपी में डाइवर्ट किया गया है और आप देख रहे होंगे इस नाले में एक भी बूंद सीवर अब गंगा जी में नहीं गिर रही है। ऐसे दर्जनों नाले टेप किए गए हैं और नमामि गंगे परियोजना को सफलतापूर्वक इसी प्रकार से आगे बढ़ाया जा रहा है और गंगा अविरल भी हुई है, निर्मल भी हुई है। स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति हर माँ गंगा का भक्त इसके प्रति आभार व्यक्त करता है, उनका अभिनंदन करता है। अगली खबर शाहजहांपुर से। शाहजहांपुर के तिलहर से बीजेपी विधायक रोशनलाल वर्मा पर अपनी विधवा बहू की जमीन कब्जाने के आरोप लगे हैं, लेकिन हाई प्रोफाइल मामला होने के चलते पुलिस पीड़िता की मदद कर रही और न ही डीएम की ओर से उसे कोई ठोस आश्वासन तक मिला। ऐसे में पीड़ित बहू न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। वहीं महिला का आरोप है कि विधायक रोशनलाल वर्मा उसके पति के मरने के बाद पुश्तैनी जमीन जायदाद में हिस्सा नहीं दे रहे हैं और तहरीर देने के बावजूद उनका केस दर्ज ही नहीं हुआ। ऐसे में उसने डीएम इंद्र विक्रम सिंह से मिलकर इंसाफ की गुहार लगाई, लेकिन डीएम ने भी न्याय दिलाने की बजाय मामला कोर्ट में लंबित होने का हवाला देकर विवाद से अब किनारा किया है। ऐसे में पीड़िता ने सीएम योगी से इंसाफ की गुहार लगाई है। रोशनलाल वर्मा विधायक तिलहर से उनकी पुत्र वधू हैं और ये है हमारा हिस्सा पता नहीं दे रहे हैं और हमारे पति की मृत्यु हो गई। इसके बाद में मतलब थोड़ा दबाव बना रहे हैं और तंग तलाश कर रहे हैं और थाने में भी गए और तिलहर भी गए थे। योगी जी से यही मांग है कि मतलब हमारे साथ भी न्याय करें। मेरे समझ में वो न्यायिक विवाद का विषय है। अभी मैंने उनका प्रार्थना पत्र पूरी तरह से देखा नहीं है। उनका कोई एक सिविल न्यायालय में विरासत का विवाद चल रहा है, विरासत तय करने को लेकर। जब खेती की ज़मीन की विरासत तय करनी होती है उसको तहसीलदार तय करते हैं। शाहजहांपुर के जिला पार्टी कार्यालय में कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा ने लॉ एंड ऑर्डर और महिला सुरक्षा के बहाने बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उनका आरोप है कि बीजेपी के डीएनए में महिला विरोध है। इसके चलते ना तो उन्नाव में ही बेटियों को न्याय मिला है और ना ही शाहजहांपुर में। इतना ही नहीं, चिन्मयानंद मामले में पीड़ित छात्रा के हक में आवाज उठाने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं पर लाठियां भी भांज गई। वहीं जितिन प्रसाद को घर में ही नजरबंद कर दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ने महिलाओं को जल्द न्याय दिलाने के लिए 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का दावा किया था, जो हवाई साबित हुआ। आज बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। ये वही पार्टी है जिसने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया था। पर मैं ये बात ऑन रिकॉर्ड कहना चाहती हूँ, स्पष्ट करना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में ही महिला विरोध है। इसलिए उन्होंने कभी महिलाओं का सम्मान न किया है और न उनके पास ऐसा कोई इरादा है।
आजमगढ़ में 2.5 लाख के इनामी अपराधी अखंड प्रताप सिंह ने एडीजे कोर्ट में सरेंडर किया है। पुलिस को चकमा देकर उसने कोर्ट में सरेंडर किया। उसके सरेंडर की सूचना के बाद कोर्ट के बाहर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस के मुताबिक अखंड प्रताप सिंह करीब 1.5 साल से फरार चल रहा था और पिछले महीने पुलिस ने उसके घर की कुर्की भी की थी। आखिरकार पुलिस के बढ़ते दबाव के बीच उसने गैंगस्टर कोर्ट में सरेंडर कर दिया। अपराध की दुनिया में राजनीति में कदम रखने वाला अखंड प्रताप सिंह 2017 विधानसभा चुनाव में बीएसपी के टिकट पर अतरौलिया से चुनाव भी लड़ चुका है। देखिए, अखंड प्रताप के खिलाफ करीब 36 मुकदमे हमारे यहाँ हैं, जिसमें गुंडा, गैंगस्टर, डकैती, लूट, हत्या के बड़े अपराध हैं। इसकी सारी संपत्ति हम लोगों ने कुर्क कर दी थी। इसके जितने जमींदार थे सबकी सियोरिटी हम लोगों ने फॉरफिट करवा दी थी। इसको जो संरक्षण दे रहे थे उन लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम करवा दिया गया था। ये फरार चल रहा था, इस पे हमारी काफ़ी टीमें काम कर रही थी और उसी टीमों के दबाव की वजह से आज ये सरेंडर कर गया कोर्ट में। योगी सरकार आम जनता को कम खर्च में बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए जरूरी कदम उठा रही है। वहीं अफसरों की लापरवाही का आलम यह है कि सैफई में सरकारी अस्पताल का काम कई महीनों से अधर में अटका है। समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने पैतृक गांव सैफई में प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल का निर्माण शुरू करवाया था। यहाँ 500 बेड का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और 450 बेड का मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल निर्माणाधीन है। यहाँ करीब 80% निर्माण हो चुका है, लेकिन निर्माण निगम की लापरवाही की वजह से पिछले कई महीनों से काम बंद है। वहीं समाजवादी पार्टी ने इसको लेकर बीजेपी और सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। इसको बंद नहीं करना चाहिए कामों को। सरकार ने ये गलत किया है और जो काम जैसे 70 या 80% हो गए हैं, मैं समझता हूं उनको बंद करना तो बहुत गलत है। मेरा ये मानना है कि जो काम जनहित में है, जनहित के कामों को दोषपूर्ण भावना से रोकना नहीं चाहिए। कि सरकार में बैठे हुए जो अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि एक तरफ तो वो निर्णय नहीं ले रहे हैं, फाइलों को लटकाए हुए हैं, दूसरी तरफ जो वित्तीय सहायता है, जो बिल्डिंग के निर्माण के लिए पैसे की ज़रूरत है, बजट की ज़रूरत है, वो नहीं जारी कर रहे हैं। गरीबों के बेहतर इलाज के लिए ये 2 बड़े अस्पताल जो यहाँ पर निर्माणाधीन हैं, इनके बन जाने से आसपास के 1 दर्जन जिलों के लोगों को राहत मिलेगी। इटावा से न्यूज़ 18 के लिए दीपक मिश्रा की रिपोर्ट। तिहाड़ जेल के डीजी ने यूपी से जल्लाद की मांग की है। यूपी के डीजी जेल आनंद कुमार ने कहा है कि मेरठ का जल्लाद फांसी देने के लिए तैयार है। जिस दिन जमानत होगी उस दिन जल्लाद को दिल्ली भेज दिया जाएगा। तिहाड़ जेल के सुपरिटेंडेंट ने हमें एक पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हमारे यहाँ कतिपय बंदी हैं जो कैपिटल पनिशमेंट जिनको अवार्ड हुआ है और जिनकी सारी लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज समाप्त हो गई हैं, लिहाजा उनको एग्जीक्यूट करना है फांसी की सजा से। इसलिए चूंकि उनके पास हैंगमैन नहीं उपलब्ध है दिल्ली में, इसलिए उन्होंने ये जानकारी उनको थी कि हमारे यहाँ 2 हैंगमैन हैं यूपी में जो इसके लिए अधिकृत हैं। उन्होंने हमसे ये रिक्वेस्ट किया है कि ऑन ए नीड बेसिस और जब भी आवश्यकता होगी उनको आप शॉर्ट नोटिस पे उनको तैयारी में आप कह दें और अपनी सहमति हमें दे दें। तो इस संबंध में हमने उनको पत्र का जवाब दे दिया है और अपनी सहमति व्यक्त कर दी है कि आपको जब भी रिक्वायरमेंट होगी हम उनको आपकी सेवा में भेज देंगे और आप शॉर्ट नोटिस भी हमें देंगे तो भी हम उनको उपलब्ध आपको करा देंगे।